गाइस वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट्स के लिए हम एमसीक्यू सीरीज़ लाए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर इम्पॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज़ के ऊपर। देखिए, जो मैंने लैंग्वेज यूज़ की है वो काफ़ी थोड़ी डीप लैंग्वेज है। क्वेश्चन इजी है बट लैंग्वेज उस किस्म की है कि अगर आप आज 30 में से 25 क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसका मतलब कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। बट आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है और सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको अटेम्प्ट करना है। तो देखिएगा कि आपका जो है ये जो टॉपिक है ना वो बहुत अच्छी तरीके तैयार हो जाएगा। तो बिना वीडियो को लंबा किए हुए और टाइम को वेस्ट किए हुए हम अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। Which of the following is considered the summarizing phase of an accounting system? तो एक अकाउंटिंग सिस्टम का समराइजिंग फेज कौन सा होता है? बुक कीपिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग, जर्नलाइजिंग। तो आपने अपना क्वेश्चन जो है मार्क कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो होता है वो क्या होता है? समराइजिंग फेज होता है। और फर्स्ट फेज क्या होता है? रिकॉर्डिंग। ठीक है ना। देखिए, इसका एक पूरा साइकिल है, जैसे आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है ना। ये सब बुक कीपिंग का पार्ट आते हैं। तो इस सब के ऊपर क्वेश्चन है। तो अगर मैं पहले डिस्कस कर लूँगा तो फिर वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने में मतलब सही नहीं रहेगा। तो विद क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपको अच्छी तरीके कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो इस वीडियो के बाद आपको फिर से ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैलेंस शीट और पोजीशन स्टेटमेंट इज टू असर्टन द। तो जो सिंपली ये पूछा जा रहा है कि बैलेंस शीट का, जिसे हम क्या कहते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट भी कहा जाता है। क्या? स्टेटमेंट। ये अकाउंट नहीं है। ठीक है ना। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज एन स्टेटमेंट। ठीक है ना। इट इज अ स्टेटमेंट। तो अब हम बात कर रहे हैं कि उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है बैलेंस शीट का, या जिसे हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। प्रॉफिट अर्नड और इनकर्ड लॉसिंग ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे इट्स लॉन्ग टर्म डेट, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट, टोटल रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। तो सिंपली बैलेंस शीट हमें क्या बताती है? बैलेंस शीट हमें बताती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ठीक है ना। ये हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की एक पर्टिकुलर डेट पर। और प्रॉफिट अर्नड और इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है ना, वो क्या होता है? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग qualitative characteristics of accounting information requires that the information must be capable of influencing the decision of users। तो ऐसी कौन सी क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जो कि क्या कहती है कि वो इस तरीके से प्रेजेंट करनी चाहिए, कि वो इस तरीके से प्रेजेंट हुई हो कि वो इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है ना, डिसीजन ऑफ द यूजर्स को। तो क्या वो रिलायबिलिटी होती है, रेलिवेंस होती है, कंपेरेबिलिटी होती है, या अंडरस्टैंडिंग होती है? तो सर इसका राइट आंसर आएगा बी, रेलिवेंस। ठीक है ना। रेलिवेंस का मतलब एक्चुअली में क्या है कि वो इस मतलब इस तरीके से प्रेजेंट की हो जाए कि जो यूजर्स देख मतलब जो वो जानना चाहते हैं वही इंफॉर्मेशन हो, ये फालतू इंफॉर्मेशन ना हो, मतलब काम की प्रिसाइज काम की इंफॉर्मेशन जो कि उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। सिंपली इसका ये मतलब है। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमें, बुक कीपिंग इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अकाउंटिंग प्राइमरी बिकॉज बुक कीपिंग इज। तो सिंपली है कि बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग से कैसे अलग है।
ठीक है ना। बुक कीपिंग क्या है? रूटीन इन नेचर एंड डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल और नॉलेज, कंसर्न्ड विद द समराइजिंग फेज ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम, द सेकेंडरी स्टेज वेयर द समराइजिंग प्रोसेस बिगन्स, एनालिटिकल नेचर एंड रिक्वायर स्पेशल स्किल। तो देखिए, अकाउंट बुक कीपिंग जो होती है सिंपली वो प्राइमरी स्टेज होती है। उसमें क्या आता है, उसमें हम जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ठीक है ना। सिंपली ये होता है, वो जिसे कहते हैं ना, वो रिकॉर्डिंग से कंसर्न्ड है। तो बुक कीपिंग क्या होती है? एक तो वो रूटीन इन नेचर होती है, और उसको करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल स्किल और नॉलेज नहीं चाहिए होती है। सिंपली अगर थोड़ी सी, जिसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस के साथ कोई भी वो ये काम कर सकता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ए। ठीक है, ओके। तो इसका राइट आंसर है ए। अगर कोई आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख देना कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं आप नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग विच इवेंट एंड ट्रांजेक्शन्स आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर एंड रिलेट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंपली कौन सा स्टेप होता है अकाउंटिंग प्रोसेस में जो कि क्या करता है, जिसमें यह देखना होता है कि कोई भी इवेंट या ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल नेचर की है कि नहीं है। ठीक है ना। सिंपली इसमें बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा स्टेप है जो कि फाइनेंशियल नेचर की है, या वो इस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड ट्रांजैक्शन है या नहीं है। तो सिंपली वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। तो राइट आंसर इसका डी है। ठीक है ना। अब पोज इसमें पता क्या लिख सकते हैं, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बी में मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, देखिए मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन में हम मॉनेटरी टर्म्स में, जिसे कहते हैं ना, हम वो देखते हैं कि मॉनेटरी टर्म्स में वो मेजर हो रही है कि नहीं। ठीक है ना। तो मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन उसमें आता है, लेकिन सिंपली कि वो फाइनेंशियल नेचर की है और क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड है, रेलिवेंस है, इंपॉर्टेंट है, या मतलब वो जिसे कहते हैं ना कि क्या वो इम्पैक्ट कर रही है, क्या वो बिजनेस के रिलेटेड है, तो वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन में ही आता है। मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन में मॉनेटरी टर्म्स के रिलेटेड आता है। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द हिस्टोरिकल एविडेंस शोज इजिप्शियंस यूज सम फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग अराउंड 4000 BC वॉज फॉर द पर्पस ऑफ। देखिए कि सिंपली यह इजिप्शियन जो हैं वो 4000 BC के अराउंड करते थे, क्या करते थे, अकाउंटिंग करते थे। मेनली वो किस लिए करते थे? ठीक है, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एंड टैक्सेस, कैलकुलेटिंग द टोटल वेल्थ ऑफ देयर pharaohs, managing their temples and military campaigns, determining annual crop yield and livestock numbers। ठीक है ना। देखिए इसका राइट आंसर आएगा रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एंड टैक्सेस। ठीक है, वो किस लिए यूज़ करते थे? वो करते थे क्या करने के लिए? पेमेंट ऑफ वेज करने के लिए और टैक्स को पे करने के लिए। ठीक है ना। तो राइट आंसर ए है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ता हूँ। Which of the following is a statement that shows the financial position of a business on a particular date? सिंपली सी फिर से वो बात आ गई क्या कि ऐसी कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सिंपल सी बात है, ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो शो करती है क्या फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड नहीं, ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ठीक है ना। तो वो सिंपली बैलेंस शीट होता है, ये पीछे भी हमने डिस्कस किया था, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो क्या इसका राइट आंसर डी है, बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, द पर्पस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू शो। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट है उसका पर्पस क्या होता है? द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट, वो तो बैलेंस शीट बताती है। द रिसोर्सिस, एसेट्स ऑन्ड एंड क्लेम्स अगेंस्ट दोज रिसोर्सिस, मतलब कि वो रिसोर्सिस जो कि बिजनेस ऑन करती है, जिस पर बिजनेस का जिसके ऑनरशिप है उसे हम एसेट कहते हैं, और जो उसे लाइबिलिटीज देनी है तो उसे हम सिंपली लाइबिलिटीज कहते हैं। ये तो या वेदर द बिजनेस हैज अर्नड प्रॉफिट और इंक्लूड लॉस इन दैट ईयर। तो क्या उस बिजनेस ने
क्या किया है, अर्न किया है प्रॉफिट या उसने लॉस इनकर्ड किया है, क्या वो हमें यह बताती है। ठीक है ना। तो इसका डी आंसर है द मूवमेंट ऑफ कैश, सिंपली कि मूवमेंट ऑफ कैश, मूवमेंट ऑफ कैश तो नहीं है। इसका राइट आंसर है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमें बताता है कि क्या बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है या फिर उसको लॉस हुआ है उस ईयर में। तो इसका राइट आंसर सी आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो एक सेकेंड, थोड़ा सा इसमें छोटा करना पड़ेगा। हाँ, दिख रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द की रिक्वायरमेंट फॉर द कंपेरेबिलिटी क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक। तो सिंपली जो कंपेरेबिलिटी क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग के कितने जिसे कहते हैं क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स हैं। एक कंपेरेबिलिटी है, एक अंडरस्टैंडेबिलिटी है, एक रिलायबिलिटी है और एक रिलेवेंस है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कंपेरेबिलिटी जो करेक्टरिस्टिक है क्वालिटेटिव, उसकी की रिक्वायरमेंट क्या है। द इंफॉर्मेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस, user must interpret the information in the same sense as it is prepared. Accounting report must belong to a common unit of measurement or format of reporting. या फिर information must influence the decision of users by helping in prediction and feedback. देखिए कंपेरेबिलिटी का मतलब है कि हमें ओवर द ईयर्स सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज़ करना है। क्यों कि हम अपने ही जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस के साथ या जो दूसरी फर्म्स हैं मार्केट में उनके साथ क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें। तो इसका राइट आंसर आएगा सी। ठीक है, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स मस्ट बिलोंग टू अ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग। ठीक है ना। तो नाइट का आंसर है सी। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग डिस्क्राइब एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस दैट कम्युनिकेट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस स्टेक होल्डर इज। तो जो सिंपल अकाउंटिंग को क्या कहा जाता है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है। ठीक है ना। तो ऐसा क्यों कहा जाता है। तो आंसर है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो देखिए अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इसलिए कहा जाता है कि वो प्रोवाइड कर सके इंफॉर्मेशन किनको, यूजर्स को, ताकि वो डिसीजन मेकिंग में उनको हेल्प हो। तो इसका राइट आंसर आएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, एक सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द की डिफरेंस रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो सिंपली ये पूछा जा रहा है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। बुक कीपिंग इंक्लूड्स द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाइल अकाउंटिंग इंक्लूड्स द बैलेंस शीट। गलत। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग प्रोसेस बट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। बिल्कुल सही। देखिए इसका राइट आंसर बी है। क्या कि फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं वो बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है। सिंपली हम बात करें तो बिग बुक कीपिंग जहाँ ख़त्म होती है अकाउंटिंग वहाँ से स्टार्ट होती है। बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है अकाउंटिंग, पर अकाउंटिंग का पार्ट है बुक कीपिंग। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो पार्ट नहीं है बुक कीपिंग प्रोसेस की, लेकिन प्रिपेयर होती हैं बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स के ऊपर। ठीक है ना। तो इसीलिए इसका राइट आंसर बी आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास। The qualitative characteristics of reliability ensures that the information, सिंपली है कि रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, रिलायबिलिटी क्या इंश्योर करती है। ठीक है ना। शुड बी फ्री फ्रॉम एरर एंड बाइस एंड फेथफुली रिप्रेजेंट व्हाट इट मेंट टू रिप्रेजेंट। ओके, is presented to users in any form, in a form they can readily grasp, allow users to compare various aspects of an entity over time, it is capable of influencing users for decision making। ठीक है ना। मतलब सिंपली देखिए रिलायबिलिटी का मतलब क्या है। रिलायबल का आप क्या मतलब समझते हैं कि रिलायबल का मतलब क्या होता है। रिलायबल का सिंपली मतलब ये होता है कि जिस पर हम भरोसा कर सकें और वो उसी तरीके का हो जिस तरीके का उसे होना चाहिए।
ठीक है ना। तो सिंपली क्या होता है रिलायबिलिटी का क्या है कि शुड बी फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस, मतलब एरर और बाइसनेस से वो फ्री होना चाहिए और फेथफुली उसको वो रिप्रेजेंट करना चाहिए जो वो करना उसको चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि उसको ट्रू एंड फेयर जो है पोजीशन जो है परफॉर्मेंस जो है वो क्या करनी चाहिए, प्रेजेंट करनी चाहिए, ताकि यूजर्स धोखे में ना रहे। तो इसका राइट आंसर ए आएगा, ठीक है ना। ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ए जो है वो राइट आंसर है। अच्छा, सेकंड जो है ना रेडली ग्रैप्स, उसको अंडरस्टैंडेबिलिटी कहते हैं और तीसरे को कंपेरेबिलिटी कहते हैं। ओके, तो ये भी मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 13 है द स्टेप मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स। तो सिंपली जो है जो स्टेप है मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन वो क्या इन्वॉल्व करता है, आइडेंटिफाइंग द इवेंट टू बी रिकॉर्डेड, summarizing the necessary financial information as per well established practice, presenting the information to internal and external users, quantification of business transaction into financial terms using monetary unit। तो जैसे मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था कि मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि हम उसको मॉनेटरी यूनिट में क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा क्वांटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इनटू फाइनेंशियल टर्म्स यूजिंग मॉनेटरी यूनिट, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर टी आएगा। ओके, तो ये मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो चलो अगर तब आपने नहीं ध्यान दिया तो अब जान लो। ओके, द फाइनेंशियल अकाउंटिंग ब्रांच प्राइमरली प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू। सिंपली यह है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ब्रांच है, कौन सी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ब्रांच, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है किसको प्रोवाइड करने के लिए, वेरियस इंटरेस्टेड ग्रुप्स लाइक क्रेडिटर्स, बैंक्स, shareholders and government, internal management for setting future goal, the cost benefit analysis team only employs and the general public regarding social impact। तो देखिए जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ना वो इसलिए बनाई जाती है ताकि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके हर एक उस स्टेक होल्डर को जिस जिसके ऊपर बिजनेस जो है ना, बिजनेस के ऊपर जो इंटरेस्टेड है या फिर जिनका कुछ स्टेक होल्डर हैं वो किसी भी फॉर्म में। तो जैसे कि क्रेडिटर्स जिन्होंने उधार दिया है वो जानना चाहेंगे, बैंक्स लोन देते हैं वो जानना चाहेंगे, शेयर होल्डर ऑनर्स होते हैं वो जानना चाहेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट उसको टैक्स चाहिए इसलिए वो भी जानना चाहती है। तो सिंपली इसका राइट आंसर ए आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है रिकॉर्डिंग इज डन इन अ मैनर दैट द नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज समराइज्ड एंड प्लेस्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दिस प्रैक्टिस इज अ पार्ट ऑफ विच स्टेप। अच्छा अच्छा, तो सिंपली जो है रिकॉर्डिंग एक ऐसे मैनर में की जाती है कि उसको हम समराइज कर सकें और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये किस पार्ट में मतलब की जाती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन में, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन में, या कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट में। तो सर वो सिंपली किस में की जाती है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस में। तो ये याद रखना कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में की जाती है। तो कभी कभी ये आ जाता है कि ट्रांजैक्शंस जो हैं वो किस ऑर्डर में रिकॉर्ड की जाती हैं, तो वो क्रॉनिकल ऑर्डर में की जाती है, ठीक है ना। क्रोनोलॉजिकल एक तो इंग्लिश वर्ड फंस जाते हैं, क्रोनोलॉजिकल। ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। द ओवरऑल पर्पस ऑफ द अकाउंटिंग डिसिप्लिन इज टू सर्व द पर्पस ऑफ डीलिंग विद द मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच अल्टीमेटली हेल्प्स टू डेवलप। तो ओवरऑल पर्पस क्या होता है अकाउंटिंग डिसिप्लिन का, कि वो कौन सा पर्पस सर्व कर सके, डीलिंग विद मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि वो मेजर कर सके इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, विच अल्टीमेटली हेल्प्स टू डेवलप, जो कि क्या डेवलप करने में हेल्प करता है, टैक्स कंप्लायंस एंड गवर्नमेंट रिपोर्टिंग, न्यू मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजीज, यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, या एम्प्लॉयज ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया वो इसलिए प्रेजेंट किया जाता है ताकि जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है वो मिल सके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है ना, कि लोग जो हैं एक डिसीजन ले सकें। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, ठीक है, यूज़फुल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस।
तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अकाउंटिंग एज एन आर्ट। तो अकाउंटिंग को एज अ आर्ट कौन जिसे कहते हैं डिस्क्राइब करता है। द सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और कॉस्ट अकाउंटिंग होगी। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। तो बिल्कुल, तो इसको आर्ट कौन डिसाइड मतलब डिस्क्राइब कौन करता है कि ये एक आर्ट है क्या करने का, रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का, इस मैनर में कि हम रिजल्ट को इंटरप्रेट कर सकें, मतलब उसको हम जान सकें, उसको इंटरलेट कर सकें, ठीक है ना। तो इसके ऊपर ये क्या है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एक आर्ट कहा जाता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, which branch of accounting is concerned with providing financial information to internal management for planning and control activity। तो ऐसी कौन सी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो कि क्या करती है, सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसको देती है, इंटरनल मैनेजमेंट को, ताकि वो फ्यूचर के लिए प्लान कर सके और कंट्रोल एक्टिविटीज़ को क्या कर सकें, मतलब सही तरीके इंप्लीमेंट कर सकें। तो वो सिंपल होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, वो होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर पढ़ते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको मतलब आ रहे होंगे, ठीक है ना। थोड़ी लैंग्वेज वैसी है बट है सिंपल। व्हाट हैपन्स इन द फाइनल स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेस नोन एज कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट। तो मतलब सिंपली है कि कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स में क्या किया जाता है। तो ऑप्शन ए है, ऑल ट्रांजेक्शन आर चेक्ड बाय इंडिपेंडेंट पार्टीज फॉर वेरिफिकेशन। ऑप्शन बी है, द pertinent information is generated and communicated to management and other internal and external users. Economic events are identified and measured in financial terms. Financial statements are recorded in chronological order in the books of account। तो देखिए इसका सिंपली क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन जो है उसको जनरेट किया जाता है और उसको कम्युनिकेट किया जाता है मैनेजमेंट की ओर, और जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं, क्या जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है ना। तो ये किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आएगा बी, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर पढ़ते हैं। If an event cannot be quantified in monetary terms, it is considered a failure of which step in the accounting information process। देखिए अगर हम किसी भी इवेंट को क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि इसमें मॉनेटरी टर्म्स में, तो वो कौन से स्टेप का उल्लंघन है, सिंपली इसका ये मतलब है। तो सिंपली वो मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन का उल्लंघन है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर बी है, ठीक है, बी है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। Which two ancient regions were the most likely first to record transactions of payment of wages, taxes and keeping valuable around 4000 BC। देखिए इसके ऊपर रिलेटेड एक क्वेश्चन तो पहले आया था, उसमें था कि अराउंड 4000 BC में इजिप्शियंस जो हैं वो क्या करते थे, तो उसका आंसर था पेमेंट ऑफ वेजेस, टैक्स या कीपिंग वैल्यूएबल्स, ठीक है ना। तो इसमें कौन सी दो ऐसी एशियन रीजन्स थी या सिविलाइजेशन थी जो कि क्या करती थी, यूज़ करती थी। तो इसका राइट आंसर आएगा डी, बेबीलोनिया और इजिप्ट, ये जो थी, ठीक है ना। आंसर डी है, ओके, लिख देता हूँ मैं, आंसर डी है। तो ये जो है अकाउंटिंग का यूज़ करते थे, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, द एबिलिटी फॉर डिसीजन मेकर्स टू इंटरप्रेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन द सेम सेंस एज इट इज prepared and conveyed to them is the definition of which qualitative characteristics। सिंपली है कि ऐसी कौन सी एबिलिटी है कि जिस सेंस में वो प्रेजेंट करना चाहते हैं उसी में जो है वो जो पढ़ रहा है उसको, जो उसको रीड कर रहा है वो उसी को उसी सेंस में अंडरस्टैंड भी कर पा रहा है। तो उसी में वर्ड आ गया अंडरस्टैंड, तो इसका राइट आंसर आएगा अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है ना, कि जिस सेंस में वो उसको प्रेजेंट कर रहे हैं वो उसी सेंस में उसको समझ पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के रिगार्डिंग कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ स्टेटमेंट
एंड द बैलेंस शीट इज एन अकाउंट, बिल्कुल गलत, उल्टा बोल दिया इसने तो। द बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी उल्टा बोल दिया। बोथ आर प्रिपेयर फॉर अ पर्टिकुलर डेट, ये भी गलत है, एक डेट के लिए पर्टिकुलर डेट में प्रिपेयर किया जाता है और एक फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड जिसे कहते हैं प्रिपेयर किया जाता है। तो डी ऑप्शन है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट prepared for a year and the balance sheet is a statement prepared on a particular date, तो बिल्कुल सही। राइट आंसर हमारा डी है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो एक अकाउंट है और वो एक ईयर के लिए प्रिपेयर किया जाता है और बैलेंस शीट ऑन अ पर्टिकुलर डेट के लिए प्रिपेयर की जाती है, ठीक है ना। वो एक हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है फॉर अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ बुक कीपिंग इन रिलेशन टू अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग का क्या प्राइमरी रोल है, किसके रिलेटेड, अकाउंटिंग के रिलेटेड। बुक कीपिंग परफॉर्म द फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। बुक कीपिंग इज द सेकेंड स्टेज ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम। बुक कीपिंग इज एन एनालिटिकल प्रोसेस दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज। बुक कीपिंग प्रोवाइड्स नेसेसरी डाटा फॉर अकाउंटिंग एंड इज द बेसिस फॉर इट। तो राइट आंसर डी है कि जो बुक कीपिंग है वो नेसेसरी डाटा प्रोवाइड करती है और उसी के बेस पर फिर क्या बनती है, अकाउंटिंग जिसे कहते हैं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। अ बिजनेस ओनर want to know whether he has earned profit or incurred loss up to the current date. Which fundamental function of accounting served this needs? तो अगर एक ऑनर जो है वो जानना चाहता है कि इस पर्टिकुलर डेट तक, करंट डेट तक उसको प्रॉफिट अर्न हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो कौन सा फंडामेंटल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग जो है उसकी इस नीड को पूरा करेगा। तो है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन प्राइमरी बुक्स, मेजरमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट फॉर टैक्स पेमेंट, असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए फाइनेंशियल पोजीशन में लोग काफ़ी बच्चे जो है ना मार्क कर सकते हैं कि भाई फाइनेंशियल पोजीशन ही तो बताती है कि प्रॉफिट हो रहा है कि वो हो रहा है। देखिए पहली बात जो है ना, फाइनेंशियल पोजीशन जो है ना वो बताती है एसेट्स और लाइबिलिटी के बारे में, तो वो फाइनेंशियल पोजीशन तो वो नहीं बताती। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर होता वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो वो, लेकिन वो भी एक पीरियड के लिए बनता है। तो सिंपली इसमें आएगा मेजरमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, कि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज का फ्लो है एक करंट डेट तक वो ये सर्व कर सकता है कि अभी तक उसको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 27 है द बुक्स इन विच द इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ फाइनेंशियल नेचर आर फर्स्ट रिकॉर्डेड आर नोन एज। तो वो कौन सी बुक है जिसमें इवेंट और ट्रांजैक्शन जो कि फाइनेंशियल नेचर की होती हैं वो सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती हैं। तो सिंपली सर वो प्राइमरी बुक्स होती हैं या जिसको हम जर्नल या सब्सिडरी बुक भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी है, ठीक है ना। ये इजी क्वेश्चन था, लेकिन जिनको बेसिक नहीं आता जो बिल्कुल नए हैं उनको तो ये भी मुश्किल लगेगा। खैर बट जिसने थोड़ा बहुत अकाउंटिंग पढ़ा हुआ है अब उसके लिए ये क्वेश्चन इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग दैट इट is achieved by a proper record of resources owned assets या claims against them liability is। तो सिंपली जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का जो कि किससे अचीव्ड होता है कि वो प्रॉपर रिकॉर्ड हो किसका, रिसोर्सेज जो कि बिजनेस ऑन करती है और वो क्लेम्स जो उसको देने हैं, जो रिसोर्सेज वो ऑन करती है उसे एसेट कहते हैं और वो क्लेम्स जो इसको पे करने हैं उसको लाइबिलिटीज कहते हैं। तो वो कौन करती है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग, मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस या रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो सिंपली वो असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, राइट आंसर सी, ठीक है ना। वो ये सर्व करती है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। द कंसेप्ट दैट मैनेजरियल डिसीजन कैन नॉट बी टेकन विद द हेल्प ऑफ द रिकॉर्ड्स प्रोवाइडेड बाई बुक कीपिंग अलोन इज ड्यू टू विच एक्सेप्ट एस्पेक्ट ऑफ बुक कीपिंग। तो मतलब सिंपली है कि सिर्फ बुक कीपिंग के बेस के ऊपर, ठीक है ना, जो मैनेजर है या मैनेजमेंट है वो डिसीजन नहीं ले सकती। ऐसा क्यों है, तो इसका पहला ऑप्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट पार्ट ऑफ द बुक कीपिंग प्रोसेस, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बुक कीपिंग का प्रोसेस नहीं है। दूसरा, इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज, ये पहली स्टेज है। इट इज़ रूटीन इन नेचर, ये रूटीन इन नेचर है। इट इज़ द रिकॉर्डिंग फेज, इट की वो एक रिकॉर्डिंग फेज है। देखिए बी सी डी तो सिंपली वो सेम, तीनों बात सेम ही कर रहे हैं। लेकिन तो इसका राइट आंसर आएगा ए, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बुक कीपिंग का प्रोसेस नहीं है।
यहाँ पर बुक कीपिंग ख़त्म होती है, वहाँ पर अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो इसका राइट आंसर आएगा ए। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं हम। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच qualitative characteristics requires the use of common unit of measurement and format of reporting so that users can compare various aspects of an entity over different time periods and with other entities। तो सिंपली ऐसा कौन सा जिसे क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक है जो कि जिसकी हेल्प से क्या होता है, कंपेयर कर सकते हैं खुद के साथ भी, खुद के प्रीवियस ईयर्स के साथ, परफॉर्मेंस के साथ भी, और अदर बिजनेस फर्म्स के साथ भी। तो सिंपली सर वो होता है कंपेरेबिलिटी। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ए है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को भी लाइक कर दो ताकि आपको हर एक अकाउंटिंग के टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू वीडियो मिल सके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाय।